दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक बिना किसी बयान जारी किए खत्म हो गई। ब्रिक्स के अधिकतर देश चाहते थे ईरान पर हुए हमले की निंदा की जाए। कुछ देश चाहते थे कि जो तेल को लेकर आवाजाही होती है उसमें डॉलर के बदले और ब्रिक्स देश अपने आपस के व्यापार को कम से कम लोकल करेंसी में करें, इस पर भी मुहर लग जाए। दोनों पर मुहर नहीं लगी। यानी भारत अगुवाई कर रहा है और मैसेज पूरी दुनिया में गया, भारत इस वक्त ईरान के साथ नहीं इजराइल के साथ खड़ा है। वह ब्रिक्स देशों में अगुवाई करने वाले देशों की कतार में जरूर है, लेकिन जो चीन सोचता है और जो रूस सोचता है उससे हटकर अभी भी भारत अमेरिका के साथ खड़ा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अब समूची दुनिया के सामने कुछ दृश्य साफ होने लगे हैं। तो क्या अब ऐसे में भारत भी कोई बड़ा निर्णय लेने की दिशा में बढ़ सकता है? यह सवाल चीन से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जो संकेत दिए गए कि युद्ध कभी भी हो सकता है फिर से शुरू, और बकायदा पेंटागन ने कुछ अल्टरनेटिव्स रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि युद्ध के तरीके अब कैसे होने चाहिए। क्या यह सिर्फ मिसाइल हमले होंगे या फिर सैनिकों की जमीन पर मौजूदगी होगी, जो कि न्यूक्लियर इनरिच जहां पर इस्फहान में ईरान के भीतर पड़ा है वहां तक अमेरिकी सैनिक पहुंच जाएं। यानी मैसेज एक बहुत साफ है, यह युद्ध लंबा चलेगा। यह युद्ध लंबा चले या ना चले, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक होर्मुज़ रूट सामान्य हो नहीं पाएगा। और अगर होर्मुज़ रूट इसी तरीके से जैसे सीज फायर में अटका हुआ है उसी परिस्थिति में अटका रहा तो इन सब के बीच ईरान का नियंत्रण मायने रखेगा। यानी समुद्री रास्ते से आवाजाही जिस जगह पर ईरान के नियंत्रण में है वहां पर कोई अपनी व्यवस्था अगर ईरान खड़ा कर रहा है तो ईरान ये चाहता है कि दुनिया के वो तमाम देश जो अमेरिका के साथ खड़े नहीं हैं या उसके दुश्मन देश के साथ खड़े नहीं हैं उनके साथ बायलैटरल रिलेशन बन जाए। और इस कतार में चीन सबसे आगे है, जापान उसके बाद है, कोरिया भी इस लाइन में खड़ा हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, आने वाले वक्त में बायलैटरल रिलेशन कमोवेश हर किसी को बनाने होंगे और उस दिशा में हर किसी ने पहल शुरू कर दी है। ऐसे में यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है, भारत क्या करेगा? भारत जब ब्रिक्स की बैठक से यह मैसेज दे सकता है कि वह अमेरिका के साथ खड़ा है, तो उसके बाद क्या वो वाकई कोई बड़ा कदम उठा सकता है? या फिर भारत की अंदरूनी इकोनॉमी इतनी जर्जर हो चुकी है कि अगर उसने कोई कदम सामान्य परिस्थिति लाने के लिए नहीं बनाया तो देश के भीतर की स्थिति ही मोदी सरकार को संकट में डाल देगी। और इस संकट की वजह सिर्फ यह नहीं है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सवाल यह भी नहीं है कि हमारी पूरी इकोनॉमी दरअसल इंपोर्ट पर आकर टिक चुकी है। सवाल उसके आगे का यह है कि इसके साथ साथ जो संकट देश के भीतर लगातार अर्थव्यवस्था से जुड़कर मुश्किल हालात पैदा कर रहे थे, उस पर किसी तरीके से तो चस्पा कर दिया गया चुनावी ऐलान, यानी इस देश की वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें देश के कमोवेश हर उस तबके को सरकार राहत और रियायत देती है जिसके जरिए आर्थिक परिस्थितियों के भीतर का सच उभर कर सामने आ नहीं पाए। वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो बेरोजगार युवा हो, वह घर चलाने वाली महिलाएं हो, इस देश के भीतर व्हाइट कॉलर नौकरी करने वाले लोग हों, इस देश के भीतर कॉरपोरेट ही क्यों ना हो। संकट सबके सामने अगर इस रूप में आ जाए कि दरअसल आने वाले कई महीनों में, यानी 6 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 1 साल भी हो सकता है, अगर यह संकट बरकरार रहा तो फिर कंपनियों का नेटवर्क डूबने लगेगा, लोगों के सामने संकट बढ़ने लगेगा, दुनिया भर से आ रहा सामान इस दौर में कम हो जाएगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। सच सिर्फ इतना भर नहीं है, अगर भारत कोई बड़े निर्णय की दिशा में बढ़ रहा है, यानी ईरान के साथ उसी बायलैटरल रिलेशन की दिशा में वो कदम बढ़ाएगा, तो क्या
इजराइल और अमेरिका का साथ छूटेगा, या फिर भारत ब्रिक्स की बैठक के जरिए तो यह मैसेज दे चुका है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन देश की अंदरूनी इकोनॉमिक हालात को अगर अमेरिका नहीं सुधार पाता है या वह कोई रियायत या समाधान नहीं दे पाता है, तो फिर भारत क्या करेगा? शायद यह सवाल इस वक्त सबसे बड़ा मोदी सरकार के सामने है, नीति आयोग के सामने है। इस देश की वित्त मंत्री या कॉमर्स मिनिस्ट्री का जिक्र करने की जरूरत यहां पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री दुनिया के उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ लगातार टच में हैं जिनसे उनके अपने संबंध बने हुए हैं, और दिल्ली में यूं ही निर्णय नहीं लिया गया कि कोई संयुक्त बयान युद्ध को लेकर ब्रिक्स के देश उनके विदेश मंत्रियों की बैठक में जारी नहीं होगा। और लोकल करेंसी पर व्यापार हो ब्रिक्स के आपसी देशों में, इस पर भी भारत ने मुहर नहीं लगाई। लेकिन अब सवाल बड़े निर्णय का क्यों है? सिर्फ युद्ध के दौर की परिस्थिति को समझिए, यानी 1 मार्च से 28 फरवरी को हमला हुआ, उसके बाद से भारत के शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा निकाल लिया, यानी शेयर्स निकाल लिए जिसकी कीमत 2 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा की है। फरवरी में ऐसा नहीं था, फरवरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन युद्ध के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए गए। पिछले हफ्ते, सिर्फ पिछले हफ्ते इस देश की जो टॉप 10 कंपनियां हैं उनके नेटवर्थ में 3 लाख करोड़ से ज्यादा की कमी आ गई। उसमें रिलायंस सबसे ज्यादा, उसका नेटवर्थ कम हुआ तकरीबन 1 से 1.25 लाख करोड़ के बीच का। इस पूरी कतार में देश की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं। और बड़ा सवाल यह है कि जब जब मोदी सरकार संकट में आई या जब जब मोदी सरकार राहत में रही, उसके नेक्सस कॉरपोरेट के साथ ही खड़े थे। लेकिन अगर एक लंबे वक्त तक मैसेज अब कॉरपोरेट के भीतर भी यह जा रहा है कि आपकी इकोनॉमी डामाडोल है और उसका असर इस देश के अंदरूनी तौर पर जो पड़ रहा है, उसमें नीति आयोग की रिपोर्ट हो या इस देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो रिपोर्ट हो, यह खुले तौर पर बतलाने लगी है कि दरअसल सोशल वेलफेयर आपका डगमगाया है, रूरल डेवलपमेंट डगमगा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप कर पाने की स्थिति में अब पूरी तरीके से नेगेटिव में आ चुके हैं। कॉरपोरेट कंसंट्रेशन से आपको आगे निकलना होगा और जो भी कैपिटल इंसेंटिव ग्रोथ था वह भी थमेगा, यानी इस देश के भीतर जो अभी तक सवाल सिर्फ जॉबलेस ग्रोथ का था, जिसको हम लोग कह सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसकी नई परिस्थिति है कि जो नौकरियां कर भी रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट पर अब काम कर रहे हैं। टेम्पोररी नौकरियों की तादाद बढ़ रही है, सरकारी नौकरियों के भीतर भी। लो पेइंग जॉब आप कह सकते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी लेकिन नौकरियां नहीं मिलेगी। इसीलिए वो हर क्षेत्र जब संकट में आएगा तो सवाल सिर्फ खाद्य पदार्थ का नहीं है, तेल भर का नहीं है। हाउसिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब कुछ महंगा होता चला जाएगा और बैंक के पास पैसा जमा करने कोई नहीं आएगा, हर कोई पैसा निकालने लगेगा। ग्रामीण इलाकों में मुश्किल हालात फैलते चलेंगे और क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसके दायरे में पहली बार पूरा भारत आ चुका है। अल नीनो का प्रभाव देश पर पड़ेगा तो यूं ही पूरा किसान और मजदूर उस इकोनॉमिक चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएगा। उसको आप कैसे निकालेंगे? कर्ज कहां से लें, कर्ज कैसे चुकाएं? असमानता तो दूर करने की सोचिए भी नहीं। यानी एक ऐसा काला दृश्य इस देश के सामने क्या इस संकट के बाद लंबे वक्त तक रेंगेगा? ऐसे में दुनिया के कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब ये कहने लगे हैं कि दरअसल दुनिया का हर देश अब ईरान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेगा और उस कतार में भारत भी खड़ा है। भारत जो कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, उसके जरिए जो तेल आपूर्ति की व्यवस्था ईरान कर रहा है, उसमें भारत अब शामिल होगा। जो रेटिंग एजेंसी मूडीज है उसने भी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट निकाली और साफ तौर पर उसमें लिख दिया, चीन, जापान, कोरिया और भारत अब ईरान के साथ द्विपक्षीय स्तर पर ट्रांजिट व्यवस्था पर बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि इसके अलावे कोई परिस्थिति इसलिए नहीं बचती है क्योंकि लंबे वक्त तक यह क्राइसिस कहीं ज्यादा मुश्किल हालात खास तौर से भारत के सामने पैदा करने वाला है, क्योंकि भारत की निर्भरता सबसे ज्यादा
पश्चिम एशिया से आने वाले तेल को लेकर है तकरीबन 47%। और जिस ट्रांजिट कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है वो संभवतः जो लारक द्वीप और ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास से जो उभर रहे समन्वित, जो एक लिहाज से कहते हैं ट्रांजिट कॉरिडोर, जो ईरान अपने तौर पर क्रिएट कर रहा है, उसके जरिए चीजों की आवाजाही होगी। मानचित्र में देख लीजिए। दरअसल होमुर्ज रूट से सटा हुआ जो ओमान का समुद्री क्षेत्र है और जो लारक द्वीप है, वहां से इस ट्रांजिट रूट को बनाया जाए और दुनिया के वह देश जो ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशन डेवलप करें तेल को लेकर, इस जगह से माल की आवाजाही को लेकर उनके साथ समझौता होगा, तो क्या अब भारत को उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है। और दिल्ली की ब्रिक्स की बैठक के जरिए उसने अंतर्राष्ट्रीय मैसेज भी दिया और उसके बाद अब अपनी परिस्थितियों को भी वह समझ रहा है। क्योंकि मूडीज की रिपोर्ट ही अगर पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी जल्द और अस्थायी सहमति के आधार दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। यानी होमुर्ज रूट पूरी तरीके से खुलने की कोई उम्मीद नहीं है और समुद्री ट्रांजिट धीरे धीरे सुधरेगा, लेकिन यह सामान्य रूप से रास्ता खुलने के बजाय द्विपक्षीय समझौतों के जरिए होगा। बिना इसके नहीं हो सकता है। तो जब उस कतार में कोरिया और जापान भी खड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया भी उस दिशा में बढ़ेगा, तो फिर भारत के सामने यह संकट है कि उसका दायरा तो दरअसल पश्चिम एशिया से आने वाली इकोनॉमी पर ही टिका है। तो वो अपने आप को संकट में कैसे डाले। इसीलिए जो भी ऊर्जा आपूर्ति यानी जो एनर्जी की आवाजाही है उसमें कुछ भी सुधार हो जाए तो यह देश के भीतर एक राहत देगा, क्योंकि जो स्थिति है वो पूरे तरीके से अस्पष्ट है, धीमी है, बाधित है, युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, इसका भी जिक्र किया गया है और अगले 6 महीने तक बहुत ही क्रूशियल स्थिति है। और यहां पर और बड़ा सवाल यह है, जो रिपोर्ट बतलाती है, खास तौर से वो नीति आयोग की रिपोर्ट हो या सरकारी रिपोर्ट हो, भारत के पास जितना भी भंडार है उन सब को अगर जोड़िएगा तो भी वो 6 महीने के आकलन से आगे जा ही नहीं सकते हैं। यानी अगर खुल भी जाए, तेल बाजार में आपूर्ति कमी बनी रहेगी, कीमतें देश के भीतर बढ़ेगी, पॉलिटिकल अस्थिरता की दिशा में भी चीजें जा सकती है, क्योंकि जो लागत है, जो मांग है, जो कर्ज लेने वालों की तादाद है, उन सब का असर वित्तीय तौर पर इस देश के खजाने पर पड़ेगा। और उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि 90 से 110 डॉलर अगर क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रहती है तो जीडीपी 0.8% तक नीचे आएगी और भारत 0.8% जीडीपी मूडीज ला चुका है। यानी असर भारत पर पड़ चुका है और यह व्यापक होते चला जाएगा, क्योंकि पश्चिम एशिया से 46% क्रूड ऑयल भारत आता है, जो तमाम एशियाई देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। या फिर जो बायलैटरल रिलेशन ईरान के साथ बनाते हुए अब इस कोर्डियल ट्रांजिट कॉरिडोर के जरिए जिस स्थिति को डेवलप करना चाहते हैं, उसमें भारत तो कहीं ज्यादा मुश्किल हालात में है, क्योंकि भारत की करेंसी एशियाई कंट्रीज में डॉलर के मुकाबले सबसे नीचे चली गई और इसीलिए लोकल करेंसी में डील का जिक्र ब्रिक्स के देशों में हुआ। भारत ने उस पर मुहर नहीं लगाई, चूंकि अगुवाई भारत कर रहा था तो चीजें टल गई। अब सवाल है कि जब ब्रिक्स की तमाम देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जब बैठेंगे, उस वक्त क्या निर्णय लिया जाता और चीन और रशिया क्या निर्णय लेते हैं। दरअसल उस पर भी फैसला 19 तारीख को पुतिन जब बीजिंग पहुंचेंगे तो कहा जा रहा है उस दिशा में निर्णय लेने की स्थिति में दोनों देश आ सकते हैं और भारत पर यह दबाव बना सकते हैं कि ब्रिक्स
कि तमाम देश अब लोकल करेंसी में ही प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो क्या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत अब बीच का रास्ता अपनाएगा? मैसेज दे दिया और अब वो बायलैटरल रिलेशन की तरफ बढ़ेगा। और इस बायलैटरल रिलेशन का जरिया दरअसल जो गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स हैं या कॉरपोरेट्स की जो रिपोर्ट है या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो कह रहे हैं वही सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि भारत के भीतर की असल संकट दरअसल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को जिस तरीके से है उसमें प्रधानमंत्री ने जो कहा, अंदरूनी हालात कहीं ज्यादा उससे भयावह है। और अमेरिका की तरफ से कोई राहत रियायत इस दौर में नहीं है, क्योंकि यह पहली बार अपने तौर पर है कि दुनिया के वो तमाम देश जहां पर इस क्राइसिस का असर पड़ा है वो अपना खर्च बढ़ाना चाहते हैं, जिससे लोगों में भरोसा जागे कि हालात ठीक है। भारत में खेल ठीक उल्टा हो चला है। सरकार ही कह रही है कि हम भी खर्च कम करेंगे, जनता भी खर्च कम करे। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मैसेज गया है, हमारी जो एफडीआई है वो नेगेटिव में है, जिसका जिक्र हमने कहा विदेशी निवेशक जो एफआईआईज हैं वो जितनी बड़ी तादाद में पैसा निकाल रहे हैं, अगर उसका डाटा आप समझें तो मार्च के महीने में जब युद्ध शुरू हुआ 1,17,000 करोड़ रुपए उन्होंने शेयर बाजार से निकाल लिए। अप्रैल के महीने में 60,847 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए। मई के महीने में 27,048 करोड़ रुपए वो निकाल चुके हैं, यानी 2,04,895 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इसी युद्ध के काल में निकाले गए हैं। जो शेयर बाजार संभला हुआ है वो घरेलू निवेशकों की वजह से संभला है, जिसको डीआईआई कहते हैं। मई के महीने में अगर 27,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने निकाले तो घरेलू निवेशक की तरफ से 39,920 करोड़ रुपए डाल दिए गए। लेकिन सवाल है कि भारत के भीतर कोई आम आदमी पैसा नहीं देता है, सरकारी कंपनियां ही पैसा लगाती है, या फिर सरकार जिस कॉरपोरेट नेक्सस के साथ खड़ी है वो पैसा लगाती है। लेकिन बीते हफ्ते की रिपोर्ट ने बतलाया कि मार्केट कैप 3,12,000 करोड़ का कम हो गया बड़ी बड़ी कंपनियों का, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री 1,34,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप कम हो गया। एसबीआई और एलआईसी दोनों खूब पैसा लगाते हैं सरकार को बचाने के लिए या कॉरपोरेट की मदद करने के लिए। तो एसबीआई के भी 52,245 करोड़ रुपए नेटवर्थ इस बीच में कम हो गए, जो उसका मार्केट कैप है। एलआईसी का भी तकरीबन 2,500 करोड़ कम हो गया। टीसीएस 47,000 करोड़, बजाज फाइनेंस 28,000 करोड़, एचडीएफसी 20,000 करोड़, आईसीआईसीआई 15,000 करोड़, एलएनटी 9,000 करोड़। ये सारे मैसेजेस बताते हैं कि दरअसल स्थितियां नाजुक है। अब आपको एक बड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा, और अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो उसका असर क्या हो रहा है यह देश भर में अलग अलग इंडस्ट्रीज के जरिए नजर बहुत साफ तौर पर आने लगा है। छोटे छोटे जगहों पर, जैसे फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्री है, काम ठप पड़ गया। कोयम्बटूर की फैक्ट्रियां हैं, काम ठप पड़ गया। मोरबी की टाइल फैक्ट्री है, काम ठप पड़ गया। यानी एक ऐसी परिस्थिति देश के भीतर आई है जहां पर अब किसानों के सामने यह भी संकट है कि अगर फर्टिलाइजर नहीं तो स्थितियां कैसे विकट होती चली जाएगी। एक क्षण के लिए देखिए जरा होर्मुज रूट से आवाजाही कितना व्यापक असर पूरी दुनिया पर डाल रही है। जब इतना प्रभाव होर्मुज रूट का है तो क्या वाकई भारत को अब ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशन की दिशा में बढ़ना ही होगा, या फिर इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका युद्ध में कूद तो गया है लेकिन अमेरिका के जरिए भारत को कोई राहत रियायत किसी स्तर पर नहीं है। भारत ने गुहार लगाई
रूस से उसे तेल खरीदने दिया जाए। रूस ने खुले तौर पर कहा जितना तेल चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। ईरान ने भी कहा, लेकिन अमेरिकी दबाव है, भारत झुका हुआ है। लेकिन नया सवाल यह है कि देश के भीतर अगर आर्थिक तौर पर हलचल होगी तो असर कितना व्यापक होगा, गांव से शहर और शहर से महानगर तक। दरअसल यह शोर शराबे के बीच अभी भी कुछ नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने संकट है। लेकिन यहां समझना होगा भारत की जनसंख्या, भारत की किसानों की तादाद, मजदूरों की तादाद, बेरोजगारों की तादाद और इन सब के बीच ऑफिशियली क्राइसिस की पूरी तरीके से ऐलान करने की सोच। जो ऐलान हुआ है उसके दायरे में क्या आता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पिछले साल 175 बिलियन डॉलर का आया गया। गोल्ड, यह लगभग 74 बिलियन डॉलर का आयात किया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स 116 बिलियन डॉलर। इन तीनों को अगर माइनस कर दीजिएगा तो लगभग 365 बिलियन डॉलर भारत के बच जाएंगे। लेकिन सब कुछ तबाह हो जाएगा। और जब हम तबाह होने का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में एक क्षण के लिए फिर सोचिए, अमेरिका विकसित बाजार है, वहां पर अधिक रिटर्न वहां के शेयर बाजार में मिल रहा है, भारत में नहीं मिल रहा है। वहां पर सुरक्षित निवेश किया जा रहा है, भारत में नहीं हो पा रहा है। भारत का निवेशक सतर्क है, वो पैसा निकाल रहा है, दूसरी जगहों पर लगा रहा है। और भारत के भीतर कोई दूसरा क्षेत्र डेवलप ही नहीं किया गया जहां पर भारत के भीतर जो पैसे वाला तबका है वह कुछ इन्वेस्ट करे या पैसा निकाले। अगर वो पैसा निकालता है तो करप्शन आड़े आकर खड़ा हो जाता है, यानी इस देश के भीतर जो ईडी और सीबीआई है उसकी सक्रियता बढ़ जाती है या फिर पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में बात बढ़ने लगती है, वो मुश्किल हालात में आता है। कोई भी लीगलाइज्ड वे में ऐसी व्यवस्था शेयर बाजार के अलावे बची ही नहीं जहां पर वो इन्वेस्ट करे तो उसको रिटर्न मिल जाए। यानी भारत अपने तरीके का एक अनूठा देश इस दौर में आकर खड़ा हो गया। जब संकट आया तब उसे समझ में आ रहा है कि असल में मुश्किल तो यह है कि जो पैसे वाले हैं अब वो पैसा निकालेंगे नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है उनका पैसा और कम हो जाएगा क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। बैंक में कोई पैसा जमा नहीं करेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट महंगाई दर से नीचे होगा, तो पैसे की कीमत यूं भी कम होती चली जाएगी। और इन सब के बीच दुनिया जब एआई के पीछे भाग रही है और एआई आधारित कंपनियों में लगातार निवेश बढ़ रहा है तो भारत कहां पर खड़ा है? और रिजर्व बैंक की थ्योरी जो अपने तौर पर उसने कोई भी ठोस सुधार इस दौर में किया नहीं है। यानी रिस्क भारत के भीतर, करप्शन भारत के भीतर, वसूली भारत के भीतर और इकोनॉमिक क्राइसिस भारत के भीतर। शायद यही वो वजह है जिसको लेकर जब कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक ने यह चेतावनी दी थी कि बेहद खराब परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तब भी शायद कोई समझ नहीं पाया कि यह क्यों कहा गया। लेकिन अब सबको नजर आ रहा है कि चीन तक ने अपनी रिफाइनरीज को यह निर्देश दे दिया है कि तत्काल में वह ईंधन निर्यात को रोक दें, रिफाइन ना करें, कर रहे हैं तो देश के उपयोग में लाएं, बाहर बिल्कुल ना भेजें। भारत के भीतर तो क्राइसिस के दौर में भारत की रिफाइनरी कंपनीज प्राइवेट हाथों में, जिनका नेक्सस सरकार के साथ, वो रिफाइन करते थे और तेल बाहर बेचते थे और कमाई होती चली जाती थी। सोचा ही नहीं गया कि यहां पर भंडार बनाना चाहिए। रिफाइंड तेल का भंडार रहेगा तो क्राइसिस कभी भी आएगी तो फिर हम उससे निपट लेंगे। यानी किसी भी क्राइसिस को लेकर कोई उसके ऊपर मैनेजमेंट का काम किसी ने नहीं किया। वो चाहे फाइनेंशियल कमीशन के सुझाव की पूरी किताब देख लीजिए या नीति आयोग के हर चैप्टर को पढ़ लीजिए। तो इस हालात में अब निर्णय तो तत्काल लेना पड़ेगा। और जब हम निर्णय लेने का जिक्र कर रहे हैं तो सवाल है कि श्रीलंका भारत नहीं है जो राशनिंग कर दे, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दिया जाए या किराया आधा कर दिया जाए। सवाल हैंड टू माउथ का है, हमें तत्काल राहत चाहिए और हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर की कमी होने वाली है, यूरिया अमोनिया की कीमतें बढ़ेंगी, खाने पीने की चीजें की कीमतें बढ़ने वाली है, हमें पता है। तो डूबती हुई इकोनॉमी को और डुबा दिया जाए या बचाया जाए। शायद इस उधेड़ बुन में प्रधानमंत्री की यह यात्रा जब 21 तारीख को खत्म होकर कैबिनेट की बैठक में वो शामिल होंगे, तीसरे टर्म में 2 साल पूरे हो रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय
लेंगे और इन सब के बीच एक पुल बनाया जा रहा है विदेश मंत्रियों के बीच कि ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशन की दिशा में कदम कैसे किस रूप में बनाएं, क्योंकि हमारा अतीत तो बहुत निकटता का रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है, वही इजराइल, वही अमेरिका और वही प्रधानमंत्री मोदी की उसी तर्ज पर मौजूदगी। देखिए क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।